आज हमारे हाथ एक कमाल की चीज लगी है। ये सिर्फ अवतार फायर एंड ऐश का एक रिव्यू नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट है। हाँ। जो इस फिल्म की आप कह सकते हैं चीरफाड़ करती है, कहानी से लेकर टेक्नोलॉजी, बॉक्स ऑफिस के नंबर, हाँ। और यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एसईओ टिप्स तक। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि फिल्म अच्छी है या बुरी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब 2025 में एक इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म होने का मतलब क्या है। सही। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी एक कहानी गढ़ रही है। अच्छा। हाँ, मतलब आलोचकों और दर्शकों के बीच एक जंग और भारत जैसे बाजार में हॉलीवुड के लिए एक बड़ी चेतावनी। चलिए इन सभी परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो फिर चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। फिल्म की शुरुआत ही काफी भारी माहौल से होती है। पिछली फिल्म में नेथियम की मौत के बाद सली परिवार मतलब बिखर सा गया है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि जेक सली अपराध बोध में जी रहा है और उसका रवैया लगभग एक तानाशाह जैसा हो गया है। और वही दूसरी तरफ नेत्री का दुख अब गुस्से में बदल चुका है और उसका गुस्सा सिर्फ स्काई पीपल यानी इंसानों पर ही नहीं बल्कि स्पाइडर पर भी। हाँ, स्पाइडर पर भी फूट रहा है, जो कि दुश्मन कर्नल क्वारिज का बेटा है। एक तरह से जो उनका मंत्र था सली स्टिक टुगेदर, वो अब टूटने की कगार पर है। ये जो पारिवारिक तनाव है ना, ये कहानी को एक जमीनी हकीकत देता है जो इतनी बड़ी फैंटेसी के बीच में एक घरेलू ड्रामा जैसा लगता है। और यहीं पर कहानी में एक नया और बहुत ही दिलचस्प पेंच आता है, ऐश पीपल की एंट्री। हाँ, मंगकॉन कबीला। ये अब तक हमने जितने भी नावी देखे हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल अलग। ये ज्वालामुखी के बंजर इलाकों में रहते हैं, गुस्सैल हैं और आग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। या जो बात मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो ये है कि उनकी जो लीडर है वारेंग, ऊना चैपलिन ने जिसे निभाया है, हाँ, वो नेतिरी का एक डार्क मिरर है, मतलब उसी का एक स्याह रूप। सही कहा। वारेंग ने भी अपने लोगों को खोया है, लेकिन उसने अपने दर्द को नफरत और बदले की आग में बदल दिया है, और यही कबीला फिर इंसानी फौज और क्वेरिज के साथ मिल जाता है। तो मतलब अब लड़ाई सिर्फ इंसान बनाम नावी नहीं रही? बिल्कुल नहीं, अब ये एक तरह का गृह युद्ध बन गया है। नावी बनाम नावी? हाँ, जहां नावी ही नावी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इससे कहानी के दाव बहुत ज्यादा व्यक्तिगत और दुखद हो जाते हैं। अब दुश्मन सिर्फ कोई बाहरी हमलावर नहीं है, बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। तो एक तरफ तो कहानी में इतना ड्रामा चल रहा है, लेकिन असल ड्रामा तो सिनेमा घरों के बिल्कुल बाहर हो रहा है। बाहर हो रहा है। मेरा मतलब है इस फिल्म को लेकर आलोचक और दर्शक जैसे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, रॉटन टोमेटोज पर आलोचकों ने इसे 67-68 की रेटिंग दी है, जबकि दर्शकों का स्कोर 91% है। इतना बड़ा फासला क्यों? देखो, आलोचकों को जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, वो है कहानी का दोहराव। अच्छा, मतलब वही पुराना। हाँ बिल्कुल। उनका कहना है कि ये तो वही किडनैप करो और बचाओ वाला फॉर्मूला है, जिसे बस खींच दिया गया है। 3.25 घंटे तक, पूरे 3 घंटे 17 मिनट तक। कई रिव्यूज में तो नैरेटिव कल्डिसैक जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ है। नैरेटिव कल्डिसैक? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कहानी का एक ऐसी बंद गली में फंस जाना जहां से वो आगे ही नहीं बढ़ पाती। अच्छा। आलोचकों का कहना है कि 3.25 घंटे की फिल्म होने के बावजूद कहानी जहां से शुरू होती है लगभग वहीं खड़ी रह जाती है। उनके लिए ये एक फूला हुआ और भटका हुआ अनुभव है। लेकिन क्या ये थोड़ी नाइंसाफी नहीं है? मतलब जेम्स बॉन्ड या मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों से हम यही तो उम्मीद करते हैं कि वे एक तय फॉर्मूले पर चलेंगी, तो अवतार के साथ ये अलग क्यों है? क्या सिर्फ इसलिए कि ये जेम्स कैमरून की फिल्म है और हम हर बार कुछ क्रांतिकारी होने की उम्मीद लगा बैठते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि फर्क उम्मीदों का है। जेम्स बॉन्ड से हमें एक स्टाइलिश जासूसी थ्रिलर की उम्मीद होती है, लेकिन अवतार ने खुद को एक सिनेमाई क्रांति के तौर पर स्थापित किया है। सही बात है। तो जब आप दुनिया बदलने का दावा करते हैं तो लोग आपसे हर बार एक नई दुनिया की उम्मीद करते हैं, सिर्फ उसी दुनिया के नए नक्शे की नहीं। शायद इसीलिए यहाँ दोहराव ज्यादा खटकता है। और दर्शक, उनका क्या कहना है? वो तो 91% स्कोर दे रहे हैं। दर्शक इस लंबी अवधि को प्रीमियम टिकट के लिए पैसे की पूरी वसूली मान रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी ने IMAX 3D के लिए 1000 रुपए खर्च किए हैं तो वो चाहेगा कि फिल्म कम से कम 3 घंटे तो चले। कोई पॉपकॉर्न खत्म होने से पहले घर नहीं जाना चाहता। सही। और एक बात है जिस पर आलोचक और दर्शक दोनों सहमत हैं, विजुअल्स वो कमाल के हैं।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है कि इसमें वोल्केनिक वॉल्यूम नाम की कोई नई मोशन कैप्चर तकनीक इस्तेमाल हुई है। सुनने में तो बहुत भारी लगता है, वोल्केनिक वॉल्यूम। क्या ये सिर्फ एक फैंसी नाम है या इसने सच में कुछ ऐसा दिखाया जो हमने पहले कभी नहीं देखा? नहीं, ये असल में गेम चेंजर है। सोचिए, पहले एक्टर्स को नीली या हरी स्क्रीन के सामने खड़े होकर कल्पना करनी पड़ती थी कि उनके चारों तरफ लावा बह रहा है। हाँ, सही है। वोल्केनिक वॉल्यूम के साथ वे असल में एक विशाल इंटरैक्टिव एलईडी सेट पर थे, जहां उनके पैरों के नीचे वर्चुअल लावा बह रहा था और हवा में वर्चुअल राख उड़ रही थी। वाह! इससे उनके प्रदर्शन में जो वास्तविकता आई है वो साफ दिखती है, और किरदारों पर राख जमने के लिए जो नया पार्टिकल फिजिक्स इंजन बनाया गया है वो भी अभूतपूर्व है। ये तो कमाल है। तो ये जो आलोचकों और दर्शकों के बीच की बहस है, इसका भी कोई असर हुआ है? बहुत बड़ा। रिपोर्ट बताती है कि ये बहस ही डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सोने की खान बन गई है। अच्छा। YouTube पर अवतार 3 के बारे में आलोचक गलत क्यों है, या क्या अवतार 3 एक निराशा है, जैसे टाइटल वाले वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। असल में फिल्म के इर्द गिर्द की ये बहस खुद में एक एंटरटेनमेंट बन गई है। और आलोचकों की यही शिकायत कि कहानी में कुछ नया नहीं है, शायद यही वजह है कि फिल्म को कुछ बाजारों में अप्रत्याशित नतीजों का सामना करना पड़ा। हाँ, फिल्म दुनिया भर में तो अच्छा कर रही है, लेकिन अमेरिका में इसकी ओपनिंग द वे ऑफ वाटर के मुकाबले काफी कम रही। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली कहानी है वो भारत से आ रही है। हाँ, और ये कहानी हॉलीवुड के भविष्य के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। भारत में क्या हुआ? भारत में रणवीर सिंह की एक बॉलीवुड जासूसी थ्रिलर चल रही थी, धुरंधर। हाँ, वो तो काफी चली। और वो अपने तीसरे हफ्ते में थी। तीसरे हफ्ते में? उसने अपने तीसरे हफ्ते में अवतार 3 के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया। क्या? एक मिनट, मतलब एक बॉलीवुड फिल्म जो ऑलरेडी 2 हफ्ते से ज्यादा चल चुकी है, हाँ। उसने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म अवतार के सीक्वल को ओपनिंग डे पे पछाड़ दिया। ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। आंकड़े यही कहते हैं। अवतार 3 की भारत में पहले दिन की कमाई लगभग 20 से 22 करोड़ रुपए थी। ठीक है। उसी दिन धुरंधर ने, जो अपना तीसरा हफ्ता पूरा कर रही थी, 22 से 23 करोड़ रुपए कमाए। ओह! ये पिछली अवतार फिल्म द वे ऑफ वाटर, जिसकी ओपनिंग 41 करोड़ से ज्यादा थी, के मुकाबले लगभग 51% की गिरावट है। 51%? ये आंकड़ा तो दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब हॉलीवुड का सबसे बड़ा हथियार, एक विजुअल स्पेक्टिकल, भारत में काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या ये मार्केटिंग की नाकामी थी, या भारतीय दर्शक अब फ्रेंचाइजी वाली थकान महसूस कर रहे हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ये कई चीजों का मिला-जुला असर है। पहली बात, सांस्कृतिक जुड़ाव। धुरंधर एक जासूसी थ्रिलर थी जो भारतीय संदर्भ में रची गई थी, और उसमें देश के सबसे बड़े सितारों में से एक था। दूसरी बात, कहानी की अहमियत। कहानी। भारतीय दर्शक अब सिर्फ विजुअल इफेक्ट से प्रभावित नहीं होते हैं। Okay. उन्हें एक मजबूत कहानी चाहिए। शायद अवतार 3 की कहानी उन्हें उतनी आकर्षक नहीं लगी। सही। रिपोर्ट इसे हॉलीवुड के लिए एक चेतावनी कहती है। साफ संदेश ये है कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी के दम पर भारत जैसे बाजार को हल्के में नहीं ले सकते। ये तो पूरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी चेतावनी है। तो फिल्म की कहानी के अंत और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? कर्नल क्वारिज का क्या होता है? उसका अंत एम्बिग्यूअस है, यानी अस्पष्ट। अच्छा, वो अपने बेटे स्पाइडर को बचाने की कोशिश में एक भंवर में गिर जाता है, लेकिन उसकी मौत नहीं दिखाई जाती। जेम्स कैमरन उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा और भावनात्मक विकास होता है वो स्पाइडर के साथ है। अच्छा, उसके साथ क्या होता है? वो तो हमेशा एक बाहरी व्यक्ति की तरह रहा है। फिल्म के अंत में उसे एवा, यानी पेंडोरा की देवी की आत्माएं स्वीकार कर लेती हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या? नीतिरी, जो उससे पूरी फिल्म नफरत करती है, उसे आखिरकार अपने बेटे के रूप में अपना लेती है। ओह वाओ! यह फिल्म का सबसे बड़ा भावनात्मक क्षण है, जो परिवार के टूटने और फिर से जुड़ने की कहानी को पूरा करता है। रिपोर्ट के अनुसार स्पाइडर का ये बदलाव सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं, बल्कि मेटाफिजिकल है। वो अब पूरी तरह से नावी बन चुका है, आत्मा से भी। और किरी का क्या, जिसकी रहस्यमयी शक्तियां बढ़ रही थी? उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि वो कोई साधारण नावी नहीं, बल्कि खुद एवा का एक अवतार बनती जा रही है। अच्छा। और ये चौथी फिल्म के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, जो कहानी को पेंडोरा से आगे शायद धरती तक ले जाएगी। तो आज की इस गहरी पड़ताल से यह साफ है कि अवतार फायर एंड ऐश एक ऐसी फिल्म है जो एक तरफ तो तकनीकी रूप से एक चमत्कार है,
लेकिन कहानी के मोर्चे पर बहस का मुद्दा बन गई है। ये आलोचकों और प्रशंसकों को दो खेमों में बांटती है, और सबसे जरूरी बात, ये वैश्विक बाजार में, खासकर भारत में, हॉलीवुड के एक छत्र राज के लिए नई चुनौतियां पेश करती है। बिल्कुल, और ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सोच पर लाकर छोड़ता है। वो क्या है? ऐसा लगता है कि अब फिल्म के आसपास की कहानी, यानी इसकी टेक्नोलॉजी पर चर्चा, बाजार में इसका प्रदर्शन और ऑनलाइन हो रही बहस उतनी ही आकर्षक या शायद उससे भी ज्यादा आकर्षक हो गई है जितनी कि फिल्म के अंदर की कहानी। ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हाँ, ये सिनेमा के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या आज के दौर में, जब हमारे पास देखने के लिए अनगिनत कंटेंट है, किसी इवेंट फिल्म की सफलता उसकी कहानी से ज्यादा उस वैश्विक बातचीत पर निर्भर करती है जो वो अपने इर्द गिर्द पैदा करती है? क्या अब फिल्म का सफल होना सिर्फ अच्छा होने पर नहीं, बल्कि चर्चा में बने रहने पर निर्भर करता है? बिल्कुल, यही सवाल